Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KB number 1 Chhindwara. Dear students, from today onwards we are going to start the first chapter of economics, the story of village Palampur. Dear students, in this chapter, here is a story about a Palampur village. That is a hypothetical village. Okay, ये काल्पनिक गांव है. And through this story we will learn about the economic activities. प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 सेक्टर्स में बटी हुई है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. हम इसमें आने वाली स्टोरी में इन सभी सेक्टर्स के बारे में जानेंगे. प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसको शामिल किया जाता है. So this whole chapter, this fully chapter is described about the primary sector. Okay, primary activities को ये इंडिकेट करता हुआ चैप्टर है जिसके इंफॉर्मेशन हमारे इस सेशन में हम आपको देने जा रहे हैं. Farming is the main activity in Palampur. Dear students, you can see the image. Here is an image which is related to the scene of village. Okay. एंड द फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ दिस पालमपुर विलेज. यहाँ की जो मुख्य जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कह लीजिए वो है पालमपुर में होने वाली खेती. खेती यहाँ की मुख्य क्रिया है. वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. जबकि खेती मेन है और उसके अलावा कुछ जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण होता है, डेयरी है, परिवहन आदि जो कुछ है वो बहुत ही सीमित स्तर पर की जाती है. दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज की, वेराइटीज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है. कुछ हो सकता है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हो जो प्रकृति से मिलते हैं, कुछ मैनमेड आइटम्स, मानव निर्मित वस्तुएँ, ह्यूमन एफर्ट्स जो मानवीय प्रयासों से हो सकता है, और मनी. इन सब की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. क्या क्या चीज़ें हैं बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी. ओके, हम इसको आगे समझेंगे. जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है उस पार्ट में इन चारों चीज़ों के बारे में आप जानने का आपको मौका मिलेगा. इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर विलेज. फर्स्टली वी विल नो अबाउट द विलेज पालमपुर. ओके, उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है. पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन. ठीक है, जो पालमपुर था वो आस पड़ोस के गांव और कस्बों से बड़ा भली भांति जुड़ा हुआ था. रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. एक रायगंज नाम का एक बड़ा सा गाँव है जो वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. बेटा, हर मौसम में जो यहाँ की जो सड़क थी वो रायगंज और उससे जो आगे निकटतम जो छोटे कस्बे जो शाहपुर जैसी जगह थी वहाँ पर, उन सबको हर मौसम में जोड़ती थी. मतलब वहाँ की जो रोड है, बरसात हो, सर्द हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इन सभी सीज़न में वो वेल कनेक्ट रहती थी. किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं थी. तो वेल कनेक्टिविटी through roads. Okay, many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tanga, bogies, okay, and loaded with jaggery जो गुड़ कहते हैं, and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. यहाँ पर means of transport के बारे में आप देख लीजिए कि कितने प्रकार के means of transportation जो है वहाँ पर अवेलेबल था. ठीक, ये सड़क पर जो है गुड़ और अन्य जो वस्तुएं हैं वो बैलगाड़ियों से, टांगा से, है ना, इनके माध्यम से ले जाया जाता था. और इसके अलावा कई अन्य तरह के वाहन भी थे वहाँ पर, जैसे बतला रहा है मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, है ना, ये सभी वहाँ की रोड पर देखे जा सकते थे. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट. बेटा, यहाँ पर 450 फैमिलीज परिवार रहते थे जो विभिन्न जातियों के होते थे. The 80 upper caste families on the majority of land in the village.
यहाँ पर जो 80 फैमिलीज थी वो अपर कास्ट को बिलोंग करने वाली थी, उच्च जाति को बिलोंग करने वाली थी, और उसके पास इस गांव की अधिकांश भूमि थी। अधिकांश भूमि पर यह अपर कास्ट के लोगों का स्वामित्व था। देयर देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। और इनके जो घर थे वो बहुत बड़े थे, ईंट और सीमेंट के बने हुए थे। ठीक। द एसीज, जिनको हम दलित भी के नाम से भी जानते हैं, द एसीज अनुसूचित जाति, कंप्राइज 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. बच्चों, अनुसूचित जाति दलित वर्ग के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 थी। That was the 1/3 of the total population of that village and they were residing in the corner of the village. Okay? और उनके पास काफ़ी छोटे छोटे घर होते थे और घर भी जो थे वो मिट्टी और घास फूस से बने हुए थे। यहाँ पर आप ये सोशल डिफरेंसेस को समझ लीजिए। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। यहाँ पालमपुर विलेजेस में जो बहुत सारे घरों में बिजली थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अब इन जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ अलग अलग तरीके से किया जा रहा था। कुछ एग्रीकल्चरल पर्पस से कर रहे होंगे, कुछ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो यूनिट है उसको इस्टेब्लिश किए हों, उसको फंक्शनिंग करने के लिए कर रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ मैकेनिकल पर्पस से उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर इस गाँव में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल भी है। There is a primary health care run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. गांव में एक शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और साथ में एक निजी औषधालय यानी प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो on that basis, the description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transports, electricity, irrigation, schools and health centers. Okay, आप बच्चों इसे समझ सकते हैं कि एक जो पालमपुर है ये लगभग हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न है, जैसे कि सड़कें, परिवहन के साधन, बिजली भी है, इरिगेशन फैसिलिटी भी है, स्कूल्स भी हैं और हेल्थ सेंटर्स भी हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक आइडियल गांव में, एक आइडियल विलेज में किस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। ये जो काल्पनिक गांव है पालमपुर, इसकी कहानी से हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। भारत के जो गांव होते हैं बेटा उसमें खेती उत्पादन ही प्रमुख गतिविधि होती है, यही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। और जो अन्य उत्पादन गतिविधियां हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, गैर कृषि क्रियाएँ। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर्स टू एज अ नॉन फार्म एक्टिविटीज़। इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। मतलब इसमें दुकानदारी की अगर बात कर लें, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की बात कर लें, तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक, आपको इसके अपने नोट्स में शामिल जरूर करना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्लाइड आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द नीड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन. So we will read here, we will understand here which types of requirements is need for the production. किस तरह की रिक्वायरमेंट की हमें किस तरह की ज़रूरतें हमें होती है अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कंडक्ट करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देखिए, उत्पादन यानी प्रोडक्शन का जो उद्देश्य होता है ना बेटा, वो होता है वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड्स प्रोवाइड करना, गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन के थ्रू उसको प्रोवाइड करना। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है।
किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। फर्स्ट है बेटा लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड इज आल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। ओके, लैंड की ज़रूरत है। जब लैंड होगा तभी हम उस लैंड पर कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की हो या सेकेंडरी सेक्टर की हो, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी आपको इस्टेब्लिश करना है तो लैंड की ज़रूरत होगी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को भी परफॉर्म करना है तो लैंड की ज़रूरत होगी, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर। ओके, पानी की ज़रूरत आपको हर जगह है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी आपको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एग्रीकल्चरल पर्पस में भी वाटर की ज़रूरत होगी। फॉरेस्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट हमें कई सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनकी भी ज़रूरत है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उन मिनरल्स के आधार पर ही वो प्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो आप फॉर एग्जांपल के तौर पर मैग्नीज को ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट हुआ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोडक्शन वर्क में लेबर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट लेबर वी कांट प्रोड्यूस एनीथिंग। ओके, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग काम करने की के लिए ज़रूरी भी होते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ ऐसे प्रोडक्शन वर्क होते हैं बेटा जिसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई कंप्यूटर रिलेटेड है, कोई ऐसी प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पर इंजीनियरिंग की स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। एंड अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और कुछ जगहों पर केवल फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है, शारीरिक कार्य करने वाले लेबर्स की, श्रमिकों की ज़रूरत होती है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए बेटा लेबर की यानी श्रम की आवश्यकता होती ही है। अभी आपने फर्स्ट देखा लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड देखा लेबर। थर्ड की बात करते हैं, दैट इज़ फिजिकल कैपिटल। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक पूंजी। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग स्टेजेस पे हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें फिजिकल कैपिटल में क्या चीज़ है? नंबर 1 टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड देख लिया, उसके बाद लेबर देख लिया। फिजिकल कैपिटल में अगर आपको किसी कोई इंडस्ट्री को आप सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टूल्स की, औजारों की। मशीन्स चाहिए, भवन बिल्डिंग चाहिए, उसको भाई प्रोडक्शन किसी बिल्डिंग के अंदर ही करेंगे और उस बिल्डिंग के अंदर में आपको मशीन की आवश्यकता होगी और मशीन के अलावा कई सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। सो नंबर 1 इज़ टूल्स एंड मशीन्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स such as a farmer's plug to sophisticated machines such as generators, turbines, computer, etc. And tools, machines, building can be used in production over many years and are called fixed capital. ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर एक और चीज़ जानने को मिला कि जो ये वाली कैटेगरी के लोग हैं, चीज़ें हैं, जैसे कि औजार, मशीन, ये अत्यंत साधारण औजार, जैसे किसान का हल भी है, जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है ना, ये सब आते हैं। और औजारों में, मशीनों में और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। एक बार बिल्डिंग बनाया कई वर्षों तक चलेगी, एक बार मशीन को लगाया उसमें मेंटेनेंस हो सकता है लेकिन वो मशीन कई सालों तक काम आएगी। टूल्स, औजार जो हैं उनका भी इसी तरह से। तो बेटा ये जो कैटेगरी का जो कैपिटल होता है वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। ये फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट हो गया, पहला हो गया फिक्स्ड कैपिटल और ये जो बी पार्ट दिख रहा है वो वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आता है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील, जिसका यूज़ किया और वो फाइनली या तो ख़त्म हो जाता है या तो उसका वो कन्वर्ट हो जाता है। जब रॉ मटेरियल है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इट मीन्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मनी आपने लिया, अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मनी का यूज़ किया, तो मनी को आपने क्या किया? एक वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज़ किया। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द व्यूअर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि कच्चे माल की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए,
जैसे कि वीवर्स सूत सूत की ज़रूरत होती है, उन्हें कॉटन की ज़रूरत होती है, यार्न की ज़रूरत होती है। और कुम्हार किसका इस्तेमाल करता है? पॉटर, मिट्टी का। तो उत्पादन के दौरान क्या होता है? भुगतान करने के लिए ज़रूरी माल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने और पेमेंट करने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए क्या कहा है कि रॉ मटेरियल एंड मनी, ओके, इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने इसमें चीज़ देखा। फर्स्ट हो गया लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 फिजिकल कैपिटल, एंड नंबर 4 the fourth requirement is to based on the human capital, that is human capital। बेटा जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को कंडक्ट करने के लिए, वो होती है ह्यूमन कैपिटल की। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। ये कहता है कि एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको, स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री करने के लिए जो भूमि है, लैंड, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए हमें नॉलेज भी चाहिए और एंटरप्राइजेस, उद्यम की भी आवश्यकता पड़ती है। और ये जो पूरा ग्रुप होता है, ये इस वर्किंग सिचुएशन को क्रिएट करने वाली जो चीज़ होती है वो ह्यूमन कैपिटल होती है, मानव पूंजी। भाई हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, उसे ही हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, इंस्टॉलेशन के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब हर जगह ह्यूमन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह मानव की आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो ये होता है ह्यूमन कैपिटल। बेटा ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में नंबर 1 था लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 आपका ये था फिजिकल कैपिटल, और इसके बाद ह्यूमन कैपिटल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, you may see the definition of factors of production in page number 2. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as the factors of production। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पादन के कारक किसे कहते हैं या factors of production क्या होता है। After that you will write the answer of that question and answer will be every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as the factor of production। ठीक है dear students, now we will get information about the farming in Palampur। The number 1 content of that section is land is fixed, मतलब भूमि स्थिर है। कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी विलेज की जो ज़मीन है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, तो अब हम पालमपुर के बारे में भी जानेंगे। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। खेती उत्पादन पालमपुर की प्रमुख क्रिया है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग और फॉर देयर लाइवलीहुड। बेटा यहाँ के जो 75% लोग हैं वो अपनी लाइवलीहुड, जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर्स। ये या तो किसान हैं, इनकी खुद की ज़मीन है, या तो दूसरे की खेतों में जाकर के श्रमिक कार्य करते हैं। इन लोगों का जो हित है वो खेती के उत्पादन से ही जुड़ा होता है। ठीक है, द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। ठीक है, 75% पीपल किस में इन्वॉल्व बेटा? ये हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आइदर दे आर फार्मर और फार्म लेबरर। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन याद रखना चाहिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई भी है। वो क्या है? लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। भाई जो खेती के लिए जो ज़मीन है वो वहाँ पर एकदम फिक्स है, स्थिर है, न कम हो सकती न ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। अभी पालमपुर में 1960
से आज तक जो है जुताई के लिए भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार भी नहीं हुआ। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। और उस समय तक क्या हो गया था कि जो बंजर ज़मीन थी, वेस्टलैंड्स थी, उसको भी कल्टीवेशन के लिए एक कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। जितनी भी ज़मीनें थी, उस जो वेस्ट लैंड थी उसको उन्होंने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर चुके थे। अब पालमपुर विलेज के पास कोई ऐसी ज़मीन नहीं बची थी जिसको कि वो फिर से एक कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो पालमपुर विलेज में जो लैंड था वो एकदम फिक्स था। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी हियर अबाउट द वेज टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब ज़मीन नहीं बढ़ सकती थी तो ऐसे क्या तरीके थे जिससे उसी ज़मीन पर अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। सो द फर्स्ट वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स बहुविध फसल प्रणाली, मतलब एक ही लैंड पर डिफरेंट सीजन्स में फसल को या क्रॉप को पैदा करना। मतलब 1 ईयर के जो साइकिल है बेटा, उस 1 ईयर में एक ही लैंड से 2 या उससे भी ज़्यादा, ओके, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि एक ही वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये क्या करते थे देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। जो रेनी सीजन में जो फसल लगती है बेटा उसको खरीफ की फसल कहते हैं। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। बेटा ये खरीफ की फसल ज्वार और बाजरा की ले लेते थे, इसके बाद और जो खरीफ की फसल में जो प्लांट्स आते थे वो कैटल फीड के काम आते थे, उनके जानवरों के चारा के काम आ जाते थे। और इसके तुरंत बाद ही वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की फसल ले लेते थे। एंड इन द विंटर सीजन रबी की फसल जो है, फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, ओके, एंड फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। बच्चों ये रबी की फसल जो होती थी विंटर सीजन में वो व्हीट की लेते थे, और जितना प्रोडक्शन होता था फार्मर्स अपनी फैमिली के लिए कुछ बचा लेते थे, और जो रिमेन सरप्लस व्हीट होता था वो मार्केट यानी जो रायगंज नाम का जो विलेज था 3 किलोमीटर्स जो दूर पे, वहाँ पर ले जाकर इसे बेच देते थे। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। यहाँ पर भूमि का एक भाग था, उसमें गन्ने की खेती की जाती थी और जिसकी वर्ष में केवल एक ही बार कटाई होती थी। ओके, शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और बेटा यहाँ की जो फसल गन्ने की फसल के बाद उसका गुड़ बना करके शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया करते थे। ठीक, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। बेटा मल्टीपल क्रॉपिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि सेम लैंड पर एक ही ईयर में 2 से ज़्यादा फसल लेने को हम मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा फसल लेने को भी मल्टीपल क्रॉपिंग की कैटेगरी में हम रखते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। ओके, यह भूमि जो थी एक टुकड़े के उपज बढ़ाने के लिए एक सामान्य प्रणाली है, और पालमपुर विलेज के लोग कम से कम 2 फसलें पैदा करते थे। जैसे हमने आपको बतलाया कि ज्वार बाजरा के बाद वो आलू पैदा कर लेते थे, और आलू के बाद में तुरंत वो जो है व्हीट का प्रोडक्शन भी कर लिया करते थे। रीजन्स बिहाइंड सक्सेसफुल मल्टीपल क्रॉपिंग, ये क्या कारण थे इस सक्सेसफुल क्रॉपिंग के? वहाँ पर जो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन अवेलेबल था, द अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द सक्सेसफुल ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकंड रीजन इज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, विद्युतीकरण की वजह से भी वो अपने इरीगेशन को परफॉर्म कर पाते थे। पर्सियन व्हील, जिसको रहट भी कहते हैं, दैट इरीगेट स्मॉल फील्ड्स थ्रू वेल्स
वर रिप्लेस्ड बाय ट्यूबवेल्स। अब यहाँ पर ट्यूबवेल्स को इस्टेब्लिश कर दिया गया था बेटा, जहाँ पहले रहट जो का इस्तेमाल करके जो छोटे से फील्ड को वो इरिगेट करते थे, अब लार्ज एरिया ऑफ लैंड वर इरिगेट विद द मोर इफेक्टिवनेस। जो ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करके अब एक बड़े से एरिया को वो इरिगेट कर पाते थे। तो नंबर 1 हो गया बेटा द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, नंबर 2 द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड नंबर 3 establishment of tube wells. Okay, the first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. पहले कुछ जो ट्यूब वेल्स थे वो गवर्नमेंट ने वहाँ पर इंस्टॉल किए थे, सरकार के द्वारा लगाए गए थे, लेकिन जल्दी ही वहाँ किसानों ने अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगाने आरंभ कर दिए थे। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेट। अब 1970 के दशक के मध्य में बेटा लगभग 200 हेक्टेयर ज़मीन को अब इरिगेट किया जाना शुरू हो चुका था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में बतलाएंगे। आपने आज जो सुना समझा, अगर उसमें आपको कोई समस्या महसूस होती है तो इस दी हुई लिंक के जस्ट नीचे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।